टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS 2018 नामक रिपोर्ट के मुताबिक लिंग अनुपात के मामले में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS 2018 नामक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लिंग अनुपात के मामले में अरुणाचल प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि मणिपुर की स्थिति सबसे खराब रही। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाली 1084 महिलाएं दर्ज की गई। इसके बाद नागालैंड, मिजोरम, केरल और कर्नाटक का स्थान आता है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर रहने वाले मणिपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या 757 दर्ज की गई। इसके बाद लिंग अनुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, दमन और दीव, पंजाब और गुजरात का स्थान आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के बिना RCEP के बाकी 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP में शामिल नहीं है? भारत, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। RCEP के 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में भारत शामिल नहीं हुआ है। RCEP का पूरा नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP एक रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। RCEP वार्ता नवंबर 2012 में शुरू की गई थी। RCEP में आसियान देश और आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार देश शामिल हैं। आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। जबकि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लिंस ओपन 2020 का खिताब जीता है? आरियाना सबालेंका, एलिस मेट्रेस, सेरेना विलियम्स या फिर नाओमी ओसाका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरियाना सबालेंका। बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने हाल ही में लिंस ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। सबालेंका ने फाइनल मुकाबले में एलिस मेट्रेस को हराया है। इस जीत के साथ ही सबालेंका WTA टॉप 10 रैंकिंग्स में सेरेना विलियम्स को पछाड़ते हुए अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। सेरेना विलियम्स इस रैंकिंग में 10वें पायदान पर थी, जो खिसक कर 11वें पायदान पर पहुंच गई हैं और 10वें पायदान पर सबालेंका काबिज होने में सफल रही। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या फिर 19 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 नवंबर। हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। एपिलेप्सी को सामान्य तौर पर मिर्गी भी कहा जाता है। मिर्गी दरअसल मस्तिष्क का एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। व्यक्ति को न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं में अचानक और सामान्य एवं अत्यधिक विद्युत का संचार होने के कारण दौरा पड़ता है और व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 50 लाख के करीब लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो विकासशील देशों से आते हैं। भारत में लगभग 10 लाख लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। मिर्गी का उपचार संभव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने SpaceX Crew 1 मिशन को लॉन्च किया है? नासा, SpaceX, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। हाल ही में नासा और SpaceX ने मिलकर SpaceX Crew 1 मिशन को लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। Crew 1 दरअसल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए फाल्कॉन 9 रॉकेट पर SpaceX Crew Dragon स्पेसक्राफ्ट की पहली ऑपरेशनल उड़ान है। फाल्कन 9 नामक यह रॉकेट अपनी 27 घंटे की यात्रा पूरी करके इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचेगा। इस मिशन के साथ 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भी रवाना किया गया है। इन अंतरिक्ष यात्रियों में 3 अमेरिकी जबकि 1 जापानी अंतरिक्ष यात्री शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नैतिक मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने
निम्नलिखित में से किसे पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन, युवराज सिंह, पीवी सिंधु या फिर सोनू सूद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनू सूद। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में अभिनेता सोनू सूद को पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया है। आयोग के इस कदम का मकसद नैतिक मतदान के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। बता दें कि सोनू सूद का संबंध पंजाब के मोगा जिले से है। सोनू सूद तब नेशनल हीरो बन गए थे जब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न स्थानों के 1000 प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की थी। इन्हीं प्रयासों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 30 सितंबर को उन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित भी किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते यानी रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की बात कही है? भारत अमेरिका, जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका या फिर जापान भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जापान ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही है। ये दोनों देश दक्षिण चीन सागर में और प्रशांत द्वीप देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। यह दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकरण और पूर्वी चीन सागर में द्वीपों पर विवादों की श्रृंखला के बीच देशों को करीब लाएगा। यह 1960 के बाद अपने संप्रभु क्षेत्र में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने वाला जापान का पहला समझौता है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस के साथ इसी तरह के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी डीपैम ने सलाहकार सेवाओं हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत विश्व बैंक परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन पर सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा। सरकार ने डीपैम को 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक मूल्य के रणनीतिक विनिवेश के तहत यह कदम उठाया है। डीपैम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या CPSE की गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। विश्व बैंक की सलाहकार परियोजना का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक संपत्ति के विमुद्रीकरण का विश्लेषण करना है। यह परियोजना गैर मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया को सुगम और तेज करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है? कृषि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICRISAT हैदराबाद, IISc बेंगलुरु? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ICRISAT हैदराबाद। कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT हैदराबाद तेलंगाना को ड्रोन की तैनाती करने के लिए सशर्त छूट दी गई है। इसे यह छूट नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने प्रदान की है। ड्रोन भारत के कृषि क्षेत्र में उचित कृषि हेतु टिड्डी नियंत्रण और फसल उपज में सुधार लाने जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यह छूट तभी मान्य होगी जब मंत्रालय द्वारा दी गई सभी शर्तों और सीमाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में यह छूट समाप्त हो जाएगी। इन शर्तों में कुछ बातें निम्नलिखित हैं। ICRISAT विनियम और सूचना निदेशालय DGCA से हवाई फोटोग्राफी के बारे में आवश्यक अनुमति लेगा। RPAS के माध्यम से प्राप्त की गई तस्वीरें या वीडियोग्राफ का उपयोग केवल ICRISAT द्वारा किया जाएगा। RPAS की सुरक्षा और RPAS के द्वारा एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। RPAS का संचालन विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी VLOS के तहत सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन के समय में ही सीमित रहेगा। ICRISAT इन परिचालनों के कारण पैदा हुए कानूनी मुद्दों या अन्य मुद्दों से DGCA को सुरक्षित रखेगा आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
बताइए इस बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? चीन, भारत, ब्राजील या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी रूस द्वारा की गई। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ विषय के तहत आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में महामारी के प्रभाव को कम करने, आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा में सहयोग के उपायों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ब्रिक्स के सभी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं। इसके साथ ही हाल ही में ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या फिर दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। जैन आचार्य के सम्मान में बनाई गई इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य धातु है। यह प्रतिमा राजस्थान के पाली में जेतपुरा के विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा से शांति, अहिंसा और भाईचारे का मार्ग दिखाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। लाडली योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर या फिर राजस्थान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।